हिंद। इंडियन वॉइस लवर की तरफ से मैं ऋषिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार ऑडियो फिल्म, यह देश है मेरा। यह फिल्म सभी देश प्रेमियों को समर्पित है। यह फिल्म एक जाबाज लड़की के देश प्रेम पर आधारित है, जिसने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। इस फिल्म के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविकता से इनका संबंध केवल संयोग मात्र है। तो प्रस्तुत है देश प्रेमियों को समर्पित हमारी ये ऑडियो फिल्म, यह देश है मेरा। तो चलिए अपनी इस ऑडियो फिल्म की शुरुआत करते हैं राष्ट्रगान से। आप सभी से विनती है कि हमारे राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। हमारी भारत माँ की जमीन से कई महान लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी सरजमी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनमें से एक थे स्वर्गीय एसपी शिव सक्सेना तथा स्वर्गीय डीएम अवनी सक्सेना, जिन्होंने 15 साल पहले हुए आतंकी हमले से अपने देश को बचाने के लिए अपनी खुद की जान के साथ साथ अपनी बच्ची की जान का भी बलिदान कर दिया तथा उनकी सुपुत्री हमारे देश की बेटी सुश्री स्वर्गीय रोली सक्सेना ने आतंकियों के मिशन को मासी या आंटी कौन है जिनके बारे में टीवी में बताया जा रहा है, जिनकी तस्वीर तो हमारे घर पे भी लगी है। आप जब भी इस तस्वीर को देखते हो तो रोने क्यों लगते हो? पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बेटा, ये आंटी वो है जिनके बलिदान के कारण आज हमारे देश के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट है। क्या मतलब मासी? जानना चाहते हो इनके बारे हाँ में? मासी। तो सुनो। 8 वर्षीय रोली अपने माता पिता के साथ मुंबई के अंधेरी शहर में अपने आलीशान बंगले के बगीचे में खेल रही थी। रोली के पिता शिव शहर के एसीपी थे, जो रोली को निशाना लगाना सिखा रहे थे। रोली की माँ अवनी डीएम थी, जो बगीचे में घूमते हुए फ़ोन में अपने अधीन अधिकारियों को कुछ आदेश दे रही थी। रोली बेटा, निशाना लगाने के लिए निशाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। जी पापा। शिव, बस भी कीजिए ना आप क्या अभी से हमारी बेटी को निशानेबाज बना देंगे? और नहीं तो क्या, रोली एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी है, तो उसे निशाना तो लगाने आना ही चाहिए ना। क्यों रोली बेटा? हाँ पापा। आप ये मत भूलिए कि रोली एक आईएएस की भी बेटी है और देश के प्रशासन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए इसका पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मम्मा, शायद आप भूल रही हैं कि मुझे अपने स्कूल में डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। हाँ मेरा बच्चा, मुझे अच्छे से याद है। मेरा बच्चा तो हर चीज में अव्वल आता है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करती? ओह सॉरी मेरा बच्चा, अपनी मम्मा को माफ कर दो। कर दिया।
हेलो, कौन? सर, आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये ज्यादा जानना जरूरी है कि अगले कुछ दिनों में मुंबई में क्या तुम होने बोल वाला है। कौन रहे हो? और क्या होने वाला है मुंबई में? 26 जनवरी के दिन कई सारे आतंकी हमले होने वाले हैं, जिसकी तैयारी लगभग की जा चुकी है। अगर आप अपने देशवासियों को बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। क्या? पूरी बात बताओ। हेलो हेलो, शिट, फोन काट दिया इसने। The MTN number you are trying to call is currently switched. शिट, फोन ही स्विच ऑफ कर दिया इसने। क्या हुआ शिव? सब ठीक तो है ना? किसका फोन था? पता नहीं उन्हें किसका फोन था। कह रहा था कि 26 जनवरी को मुंबई में कई आतंकी हमले होने वाले हैं। हमें कुछ भी करके इसे होने नहीं देना है। ये तो बहुत चिंता की बात है। हमें पूरे शहर में चौकसी बैठानी होगी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं अभी पूरे शहर में सुरक्षा के प्रबंधन कर देता हूँ। जल्द से जल्द पूरे शहर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दो। और हाँ, याद रहे, एम्बुलेंस और सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों की जांच पहले होनी चाहिए। चाहे कोई भी कितनी भी अपनी सरकारी पदवी का घमंड दिखाए या कितनी भी बड़ी इमरजेंसी का दिखावा करे, जांच किए बिना किसी को भी जाने मत देना। और हाँ, एक नंबर भेज रहा हूं, पता लगवाओ कि ये नंबर किसका है और इसकी आखिरी लोकेशन क्या है। शिव ने कॉल काट कर अपने जूनियर को वह अनजान नंबर भेज दिया। अवनी ने भी अपने अधिकारियों को कहकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवा दिए। शिव और अवनी पूरी तरह से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने की तैयारी में जुट गए, जिस कारण उन्हें कई दफा धमकी भरे फोन कॉल भी आने लगे, किंतु वह नहीं रुके। उन्होंने काफी मेहनत के बाद ये पता लगा लिया था कि मुंबई के किन इलाकों में बम धमाके किए जाएंगे। शिव और अवनी दोनों आतंकवादियों के मिशन को नाकामयाब करने की कोशिश में लगे ही थे कि एक दिन रोली अपने स्कूल के बाहर खड़ी होकर अपने स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। क्या रोली, ये स्कूल बस कब आएगी? अब मैं क्या जानूं माही, आज से पहले तो हमारी बस छुट्टी के वक्त कभी नहीं लेट हुई। हाँ यार, पता नहीं ये स्कूल बस कैसे लेट हो गई। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे देख तो माही, वो ट्रैक के पास खड़े अंकल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या बोल रही है तू? कुछ भी बोलती रहती है। तेरे पापा पुलिस ऑफिसर है तो तुझे भी सब कुछ अजीब लगता है। अरे माही, ठीक से देख तो सही, वो अंकल कितने अजीब लग रहे हैं। वो चारों तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं। रोली, कहाँ घूर घूर कर देख रहे हैं? रोली, तू ना पागल हो गई है, कुछ भी ज्यादा सोचने लगी। अरे माही, पागल मैं नहीं, तू हो गई है। तू इधर ही खड़ी रह, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही है तू? स्कूल बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगी, रुक जा। जी भाई, जी भाई, ओके, मैं आता हूँ। चल विक्रम, चलते, भाई ने बुलाया है। बहुत भीड़ बढ़ गई है इस शहर में, आज ये काम खत्म करना है। जल्द से जल्द इस भीड़ को कम करने का इंतजाम करना होगा। भीड़ को कम करना होगा? इसका मतलब क्या है? मुझे इनके पीछे ही जाना पड़ेगा। मैं इस ट्रक के अंदर छिप जाती हूँ।
रोली निडर होकर ट्रक के अंदर छिपकर उस विक्रम का पीछा कर रही थी, जिसकी विक्रम को कोई भनक न थी। लगभग आधे घंटे बाद ट्रक एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास रुकी। यही वो बंद पड़ी फैक्ट्री है जहां भाई ने बुलाया था। विक्रम फैक्ट्री के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे रोली भी सबसे छिपकर फैक्ट्री के अंदर घुस गई और उस पर नजर रखने लगी। फैक्ट्री के अंदर वह एक अन्य व्यक्ति से मिला, जिसने उसे एक सूटकेस और एक नक्शा दिया। सुन रहे, पता ना क्या करना। हाँ भाई, अच्छे से पता है, आप चिंता मत करो, काम पूरा हो जाएगा। हे विक्रम, ये ले सूटकेस और नक्शा। नक्शे में जो जगह है माल वहीं पहुंचाना है। और सुन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? जी भाई, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ये ले, पूरा एक पेटी है, बाकी माल काम खत्म होने के बाद मिलेगा। थैंक यू भाई। विक्रम पैसे, सूटकेस और नक्शा लेकर जाने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके हाथों से सूटकेस गिरकर खुल गया। उसके अंदर से कुछ पैकेट उछलकर बाहर गिर गए, जिसके अंदर से बटन सेल जैसी कोई धातु बाहर झांक रहे थे। कभी ने उसे कॉलर से उठाया और पीटने लगा। ऐसे काम करेगा तू? बोलना, ऐसे काम करेगा? भाई माफ कर दो, पैर फिसल गया था भाई, आगे से कोई गलती नहीं होगी, छोड़ दो इस बार। साले, आइंदा कोई गड़बड़ हुई ना तो इस सूटकेस का सारा बॉम्ब तेरे अंदर डाल दूंगा और तुझे वही उड़ा दूंगा। चल निकल। कबीर की बात सुन विक्रम ने सूटकेस समेटा और सारा सामान लेकर फैक्ट्री से बाहर आ गया। इसका मतलब ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग नक्शे की बताई गई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द मम्मी पापा को देनी पड़ेगी। रोली सबकी नजरों से छिपकर फैक्ट्री के बाहर भाग गई। फैक्ट्री से कुछ दूरी पर दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। रोली भागकर उनके पास गई। अंकल, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? वो क्या है ना, मैं अपने घर से दूर आ गई हूँ, मुझे अपने मम्मा पापा को यहाँ पर बुलाना है। हाँ बेटा, ये लो, फोन करके बुला लो अपने मम्मी पापा को। हेलो, कौन बोल रहा है? पापा, मैं रोली बोल रही हूँ। रोली बेटा, आप कहाँ हो आप अभी? और ये किसके नंबर से फोन कर रही हो? पापा, स्कूल के बाहर मुझे एक अजीब से अंकल दिखे, जिनका पीछा करते करते मैं यहाँ पहुँच गई। यहाँ पर एक दूसरे अंकल ने उन्हें सूटकेस दिया जिसके अंदर छोटे छोटे बॉम्ब्स थे। यह लोग बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। रोली शिव को सारी बात बता ही रही थी कि उसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का भारीपन महसूस किया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो सामने विक्रम खड़ा था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था।
तो तूने छुपकर हमारी सारी बातें सुन ली है, और ये फोन पर किसे बता रही है सारी बातें? बोल। यह तो वही नक्शा है जिसमें बताई गई जगह पर ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। मुझे कुछ भी करके इन लोगों से यह नक्शा छीनना होगा। रोली ने झटके से आदमी के हाथ से वो नक्शा छीना और भागने लगी। ए लड़की, नक्शा छीनकर कहाँ भाग रही है? चल वापस कर इसे। भागते हुए उसने नक्शे को खोल कर देखा। नक्शे में कई जगहों पर निशान लगे हुए थे जहाँ कबीर ने उसे बॉम्ब रखने को कहा था। रोली कई जगहों को पहचानती थी। वह बाकी जगहों को पहचानते हुए विक्रम से बचने के लिए भाग रही थी और विक्रम उसे पकड़ने के लिए गुस्से से उसका पीछा कर रहा था। अचानक रोली का पैर सड़क पर पड़ी किसी चीज पर फंसा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। विक्रम भागता हुआ उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। रुक, कहाँ जा रही है ऐसे? चल मेरे साथ। नहीं, छोड़िए मुझे। आप लोग बहुत गंदे हैं। मैं आप लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने दूंगी। 3 फुट की छोकरी मुझे रोकेगी? चल सबक सिखाता हूँ तुझे। विक्रम रोली को गुस्से से खींचते हुए फैक्ट्री के अंदर कबीर के पास ले आया। फिर आया, और ये लड़की कौन है? पता नहीं भाई, इस लड़की को कैसे सारी बातें पता चल गई है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। फोन पर किसी को हमारे बारे में बता रही थी। कौन है तू? और तू यहाँ आई कैसे? और तुझे पता क्या है? हाँ? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ खेलते खेलते आ गई थी। बचने के लिए झूठ बोल रही है ये। मैंने इसके सारी बातें सुनी है, इसे सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभी सब पता चल जाएगा, ये झूठ बोल रही है या सच। कबीर रोली से उसका स्कूल बैग छीनकर देखने लगा। तो तू शेफ सक्सेना की बेटी है। तेरे बाप ने भेजा है ना तुझे यहाँ पे? मुझे उन्होंने यहाँ नहीं भेजा था, मैं यहाँ खेलते खेलते आ गई। तू यहाँ आई, बहुत अच्छा किया। अब तू काम आएगी तेरे बाप को रोकने के लिए। आतंकवादियों ने रोली को अगवा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ रोली की किडनैपिंग की खबर सुनकर शिव और अवनी दोनों बहुत परेशान हो गए। दोनों रोली को ढूंढने निकल पड़े। दोनों रोली द्वारा बताई फैक्ट्री पर पहुंचे, मगर उन्हें वहां कोई नहीं मिला। आतंकवादियों का गिरोह रोली को अपने साथ लेकर वहां से जा चुका था। अवनी ने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी रोली का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अवनी और शिव दोनों रोली के लिए बहुत परेशान थे कि तभी शिव के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, कौन? ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, ये पूछो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। कहाँ है मेरी रोली? बताओ मुझे। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ करने की भी कोशिश की तो मैं जान ले लूंगा तुम सबकी। तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। मेरी बात सुनो और अपने गुस्से को आराम दो। तुमने अपने सिर पे ये जो देश की सुरक्षा का फितूर चढ़ा रखा है ना, उसे अपने सिर से निकाल दो,
वरना इसका अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना नहीं, मेरी बेटी को कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि तुमने जो शहर में कर्फ्यू लगा रखा है उसे हटाना है, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सके। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर तो पहुंचेगी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। दूसरी तरफ से फोन कट गया। फोन कटते ही शिव बदहवास सा बिस्तर पर बैठ गया। अपने पति की ये हालत देख अवनी बहुत डर गई। उसने शिव को पानी दिया और उसे सहज किया। क्या हुआ शिव? लीजिए पानी पीजिए और शांत हो जाइए। शिव ने अवनी के हाथों से पानी लिया और एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। शिव, किसका फोन था? बताइए ना, हमारी बेटी के बारे में कुछ पता चला क्या? किडनैपर का फोन था। हमारी बेटी को उन्हीं आतंकवादियों ने किडनैप किया है जिन्होंने शहर में बम धमाकों की योजना बनाई है। उन्होंने धमकी दी कि हम उनके रास्ते से हट जाएं और धमाकों को होने दें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारी बेटी को मार डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शिव। प्लीज मेरी बेटी को ले आइए। मैं अपनी बेटी को कुछ होते नहीं देख सकती। अवनी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अवनी और शिव दोनों ही रोली के बारे में सुनकर काफी ज्यादा घबराए हुए थे। दोनों असमंजस में थे कि रोली को तथा अपने देश को किस प्रकार बचाएं। दोनों ही उनके लिए उनकी जान से भी बढ़कर थे। दूसरी तरफ आतंकवादियों की कैद में रोली खुद की जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने गिरोह के एक आदमी को चकमा देकर उसका मोबाइल चुरा लिया और छिपकर शिव को फोन किया। हेलो पापा, मैं रोली बोल रही हूँ। इतने दिनों बाद अपनी बेटी की आवाज सुन शिव के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने फोन स्पीकर पर किया और अवनी को भी उसकी आवाज सुनाई। अपनी बेटी की आवाज सुन दोनों की आंखें बहने लगी। बेटा, तुम कैसी हो बेटा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मा पापा तुमको बचा लेंगे। मम्मा पापा, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ कि इन्होंने आपको कहा है कि शहर में बम धमाके होने दें, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज मम्मा पापा, आप इन गंदे लोगों की बात मत सुनना। बेटा, तुम ये सब मत सोचो, हम तुम्हें कुछ भी करके बचा लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। नहीं मम्मी, आप मेरी जान के बदले इस देश का बलिदान तो नहीं कर सकती ना। और आपने ही मुझे सिखाया है कि सच और देश के लिए हमेशा खड़े रहो। और जब यह मौका आया है तो आप पीछे हट रहे हैं। मुझे बचाने के लिए आप इन देशवासियों को नहीं बचाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने इस देश के साथ धोखा किया है। प्लीज आप लोग इन गंदे लोगों की बात मत मानिएगा। अवनी
और शिव दोनों ही अपनी बच्ची को खुद से बहुत बड़ा महसूस कर रहे थे। उनकी बच्ची ने उन्हें अपने देश प्रेम का एहसास करा दिया था। पापा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा बोलो। पापा, उनके हाथ में एक नक्शा था जिसमें कई जगहों की माप थी। उनमें से कुछ जगह मुझे पता है। अच्छा तो बताओ बेटा। शिव ने उत्सुकता से पूछा तो रोली उसे उन जगहों के नाम बताने लगी जो उसने नक्शे में देखे थे। शिव ने सारी जगहों के नाम एक कागज पर लिख लिए। पापा, आप बम धमाके को रोकिए और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप बम धमाके को रोक लेंगे और मुझे लगता है आपको भी मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से भाग सकूंगी, है ना पापा? बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी बहुत लीडर है। अच्छा पापा, अब मैं अपना काम करती हूँ और आप अपना। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। बाय। इतना कहकर रोली ने फोन रख दिया और फोन को साइलेंट करके आतंकवादियों की आंखों से बचकर भागने की कोशिश में लग गई। मगर शायद उसकी किस्मत इस बार भी उसके साथ नहीं थी। आतंकवादियों ने उसे दोबारा पकड़ लिया और उसे कड़ी निगरानी में कैद कर दिया। अब तक अवनी तथा शिव दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अपने माता पिता होने का फर्ज निभाएं या फिर भारत माँ के संतान होने का। मगर रोली से बात कर दोनों ने भारत माँ के संतान होने के अपने अपने फर्ज को महसूस किया। अंत में उन्होंने अपना मन कड़ा कर लिया और भारत माँ के संतान होने का फर्ज निभाने का फैसला किया। शिव ने रोली द्वारा बताई गई जगहों को नक्शे में चिन्हित किया। नक्शे को ध्यान से देखने पर शिव समझ गया कि आतंकवादी उन जगहों पर बम धमाके करेंगे जो आपस में मिलकर पाकिस्तान का झंडा बनाते हैं। शिव ने इसके बारे में अवनी को बताया तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से आतंकवादियों के मिशन का पता लगा लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शहर में कई आतंकी हमले होने की आशंका जताई जा रही थी, जिन्हें नाकामयाब करने के लिए हमारे देश के जवान पूरी कोशिश कर रहे थे। ताज़ा सूत्रों से ये पता चला है कि मुंबई शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस तथा बम मिले हैं। आतंकवादियों ने हमारे देश को तबाह करने के लिए बेहद ही खतरनाक योजना बनाई थी, जिन्हें हमारे देश के जवान ने नाकामयाब कर दिया। एसपी शिव सक्सेना तथा डीएम अवनी सक्सेना ने अपनी बेटी की परवाह किए बिना बड़ी बहादुरी से अपने देश की सुरक्षा की। ये बताया जा रहा है कि उनकी बेटी रोली सक्सेना का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अवनी तथा शिव दोनों ने ही बड़ी सूझबूझ से आतंकवादियों के मिशन का पता लगा लिया था तथा बहादुरी से उनके मिशन को विफल भी कर दिया था, किंतु वे अपनी बेटी की जान को भी कुर्बान नहीं कर सकते थे। दोनों ने रोली को ढूंढने की काफी कोशिशें की, मगर उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सारी उम्मीदें खोने के बाद जब वे हिम्मत हार चुके थे, तब उनके पास एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। हेलो। बोरीवली के पास सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री है, शायद तुम्हें तुम्हारी बेटी वहां मिल जाए। किसका फोन था? पता नहीं, लेकिन वो बता रहा था कि बोरीवली में एक बंद पड़े फैक्ट्री में हमें रोली मिल सकती है। तो आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी कीजिए ना। हाँ चलिए। अंत में उन्हें उस जगह का पता चल गया जहां आतंकवादियों ने रोली को कैद कर रखा था। रोली ने कई बार उस जगह से भागने की कोशिश की थी, किंतु हर बार वह असफल रही थी। अवनी और शिव दोनों रोली को ढूंढते हुए बोरीवली की उस बंद फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल था,
क्योंकि चारों तरफ से कई सारे गुंडों ने फैक्ट्री को घेर रखा था। दोनों ने गुंडों को चकमा देकर फैक्ट्री में प्रवेश किया। फैक्ट्री के अंदर एक कमरे में रोली रस्सी के सहारे खंबे से बंधी थी। कई दिनों बाद रोली को अपने सामने देख दोनों उसे सीने से लगाने के लिए मचल उठे। इतने में अन्य पुलिस वाले भी फैक्ट्री पहुंच गए। दोनों ने जैसे ही रोली की तरफ कदम बढ़ाया, रोली गर्दन हिलाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से मना करने लगी। मम्मा पापा आगे मत आइए, जमीन पर कई सारे बॉम्ब्स रखे हैं। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपनी बच्ची को? मुझे मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, चाहिए। कुछ नहीं होगा हमारी बेटी को। शिव तथा अवनी दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बच्ची को कैसे बचाएं। अवनी आप यही रुकिए, मैं अपने बच्चे को लेकर आता हूँ। नहीं शिव नहीं, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं अवनी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप यही रुकिए, मैं रोली को लेकर आता हूँ। नहीं शिव, मैंने कहा ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माता पिता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। इसलिए शिव अवनी की बात मानकर उसके साथ ही संभलते हुए रोली की तरफ बढ़ने लगा। किंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों रोली के पास पहुंचने ही वाले थे कि एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे और अवनी तथा शिव के शरीर के कई टुकड़े हो गए। रोली फटी आंखों से अपने माता पिता के चिथड़े होते हुए देखती रह गई। उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाई। धमाके से दूर होने के कारण रोली बच गई। धमाके के कारण पूरी फैक्ट्री में आग और धुआं छा गया, जिसका फायदा उठाकर आतंकवादी रोली को अपने साथ ले गए। हमारे सूत्रों के माध्यम से ये ताज़ा सूचना मिली है कि एसपीसी सक्सेना और डीएम अवनी सक्सेना, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से 26 जनवरी को होने वाले आतंकी हमले को विफल किया था, वे अपनी बेटी रोली सक्सेना को आतंकियों के जंगल से छुड़ाते हुए आतंकियों द्वारा किए गए हमले पर शहीद हो गए हैं। यह बम धमाका इतना खतरनाक था कि इनमें एसपी सक्सेना और डीएम अवनी सक्सेना, उनकी बेटी सहित कई पुलिस ऑफिसरों के भी शहीद होने की पुष्टि की जा रही है। हमारा देश उनके इन बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। आतंकवादियों का अड्डा। भाई, इस लड़की के माँ बाप के कारण हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। इस पति पत्नी की वजह से धमाका होते होते रह गया। कोई बात नहीं, अब तो वे दोनों मर चुके हैं। अब दूसरे धमाके से इस देश को कौन बचाएगा? मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। वो सब तो ठीक है भाई, मगर अब इस लड़की का क्या करें? जब से इसके माँ बाप के चिथड़े हुए उस धमाके में, ये लड़की तो मूर्ति बन गई है। इसकी तो चिंता मत कर, इसका पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने। कैसा इंतजाम? मैंने शेख साहब को बेच दिया इसे, अब वो जाने और उनका काम। कबीर ने रोली को शेख को बेच दिया। शेख रोली को दुबई में अपने बंगले में ले आया। अपने सामने हुई अपने माता पिता की मौत से रोली मानो एक जिंदा लाश सी हो गई थी।
ना वह कुछ बोलती ना ही खाती, बस उसकी आंखों से आंसू ही बहते रहते। शेख के बंगले में आकर रोली की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। जिसे बलात्कार का मतलब ही नहीं पता था, शेख ने उसे देह व्यापार के कार्य में डाल दिया। एक दिन में कई विदेशी लोग उसके जिस्म से खेलते। रोली को कोई सुध बुध नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन वह मूर्ति की भांति कैद में बैठी थी कि तभी शेख उसके पास आया। शेख भी उसके साथ हैवानियत करने लगा। न जाने उस दिन रोली के अंदर कौन सी शक्ति आ गई कि उसने सारी हिम्मत बटोर कर अपने पास ही रखे लैंप को उठाकर शेख के सिर पर दे मारा। सिर पर चोट लगते ही शेख बेहोश हो गया। मौके का फायदा उठाकर रोली खिड़की से खंबे के सहारे नीचे उतर गई और भागने लगी। किसी शेख के बंगले के बाहर खड़े पहरेदारों ने देख लिया। वह रोली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। काफी दूर भागने के बाद रोली को लगा कि वह और नहीं भाग सकती। तब वह अपने पीछे लगे गुंडों को चकमा देने के लिए एक कार के पीछे छिप गई। उसने महसूस किया कि कार की डिक्की खुली थी। उसने डिक्की खोली और उसके अंदर छिपकर बैठ गई। कुछ देर बाद एक दंपति अनवर और आलिया कार के अंदर आए। जान, सारी शॉपिंग हो गई ना? तुम्हें और तो कुछ नहीं लेना ना? हाँ जान, सारी शॉपिंग हो गई, पर अब जल्दी चलिए, हमें घर जाकर इफ्तारी की तैयारी भी तो करनी है। चलाकर आलिया के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उन्हें रोली की डिक्की में छिपे होने का कोई एहसास नहीं था। रोली बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो वह उसी प्रकार कार की डिक्की में छिपी बैठी रही। लगभग आधे घंटे बाद कार रुकी और अनवर और आलिया कार से बाहर निकले। तुम दरवाजा खोलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। अनवर ने कुछ सामान निकालने के लिए कार की डिक्की खोली तो वह रोली को अपनी कार में देखकर हैरान रह गया। आलिया, इधर आओ, यहाँ देखो। क्या हुआ अनवर? ये देखो आलिया, ये देखो। अरे ये कौन है और हमारी कार में कैसे आई? पता नहीं आलिया। बेटा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आई? आपके वालिदैन कहाँ हैं? आलिया और अनवर को देख रोली डर कर पीछे हटने लगी। डरो मत बेटा, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमें बताइए कि आपका घर कहाँ है, हम आपको आपके वालिदैन तक पहुंचा देंगे। अनवर, ये बच्ची कुछ बोल क्यों नहीं रही? आलिया शायद ये अभी बहुत डरी हुई है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही। इसे पहले घर में चलकर कुछ खिलाते हैं, फिर बात करेंगे। इसे देखकर तो लगता है कि इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। हाँ अनवर, आप ठीक कह रहे हैं। आओ बेटा, हमारे पास आओ।
रोली आलिया और अनवर से अभी भी डरकर उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी। लो बेटा, चॉकलेट लो। हम आपकी अम्मी जैसी है ना, हमारे पास आओ। रोली ने आलिया से चॉकलेट ले ली। आलिया की बातों से रोली सहज होकर उसकी तरफ बढ़ गई। आलिया रोली को अपने साथ घर के अंदर ले आई और अनवर कार से सामान निकालने लगा। शाबाश, कितनी प्यारी बच्ची हैं आप। आपका नाम क्या है? बेटा कुछ तो बोलो, आप यहाँ कैसे आई? आलिया, कुछ बताया इसने? कहाँ अनवर, हम कब से इनसे सवाल कर रहे हैं, मगर ये है कि कुछ बोल ही नहीं रही। और इन्हें कितनी चोटें भी लगी हैं। आप तो डॉक्टर हैं, देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। हाँ, मैं देखता हूँ। अनवर पेशे से दुबई का एक डॉक्टर था। उसने रोली का इलाज शुरू किया। या अल्लाह, इस फूल सी बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा था जो इसके साथ ऐसा किया गया? क्या हुआ अनवर? आलिया, इस बच्ची का बलात्कार किया गया है, इसी कारण ये सदमे में है। या अल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है आलिया, ऐसा ही हुआ है। हमें इसके वालिदिन का पता करके उन्हें और पुलिस को, दोनों को इस बारे में इत्तला करना होगा। आप ठीक कहते हैं। पुलिस की मदद से अनवर और आलिया ने रोली के माता पिता का पता लगाने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चला। आलिया, इस बच्ची के वालिदिन का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, इसे हम क्या करें? अनवर, शायद इस बच्ची का हमारे यहाँ आना अल्लाह की नियत हो, तो हमें भी इन्हें अल्लाह की नेमत मानकर अपने पास रख लेना चाहिए। आलिया, ये तुम क्या कह रही हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनवर, हमारे निकाह को 5 साल हो गए और हम आज तक वालिद नहीं बन पाए। अगर खुदा ने हमें ये नेमत आज बरती है तो भला हम क्यों उसकी मर्जी को ठुकराएं? तुम ठीक कहती हो, हमारी बच्चे की कमी पूरी हो जाएगी और इस बच्ची को वालिद का सुख भी मिल जाएगा। आलिया और अनवर रोली को गोद में लेकर उसे नया नाम देते हैं, इनाया। अब रोली अपनी याददाश्त खोकर आलिया और अनवर की छत्र छाया में इनाया की जिंदगी जीने लगी थी। समय के साथ इनाया पूरी तरह आलिया और अनवर को अपना माता पिता मान बैठी थी। इसी तरह 15 साल बीत गए। एक दिन इनाया दौड़ते हुए घर में आलिया और अनवर के पास आई। अम्मी, अब्बू, गेस कीजिए कि हम आज क्या खुशखबरी लेकर आए हैं। हमारी इनाया ने फिर से कॉलेज में टॉप किया होगा, है ना? अरे वो तो हमारी बेटी हर साल आती है, इस बार तो हमारी बेटी को जॉब भी मिली होगी। अम्मी, अब्बू, आप दोनों सही कह रहे हैं, मगर अम्मी, इस बार हम महज अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं। और अब्बू, आपने बिल्कुल सही गैस किया, हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह, इस बात पर तो जश्न होना चाहिए। मैं आज ही रात को जश्न का बंदोबस्त करता हूँ। अनवर ने अपने ही घर पर पार्टी रखी। पार्टी खत्म होने के बाद सब सोने चले गए। रात में अचानक इनाया की चीखने की आवाज सुनाई दी। अनवर, ये तो इनाया की आवाज है, क्या हुआ होगा उसे? चलो देखते हैं।
के कमरे में पहुंचे। इनाया पसीने से भीगे बिस्तर पर बैठी डर से कांप रही थी। क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों? सब ठीक तो है ना बेटा? हमने फिर से वही डरावना सपना देखा जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अल्लाह, आपको ऐसे सपने क्यों आते हैं नाया? पता नहीं अम्मी, हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे क्यों हमें वो पुलिस ऑफिसर बार बार दिखते हैं। अम्मी, अब्बू, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? क्या इस सपने का संबंध हमारे अतीत से है? हमें तो अपना बचपन भी ठीक से याद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सपने का संबंध हमारे बचपन से हो? नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और सो जाइए। हाँ इनाया बेटा, आप परेशान मत होइए और सो जाइए। आलिया और अनवर की बात मानकर इनाया सो गई। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। एक दिन इनाया अपने ऑफिस से खुशी खुशी घर लौटी। अम्मी, अब्बू, आप दोनों कहाँ हैं? जल्दी आइए ना। हाँ बेटा, आते हैं। आज ऐसा क्या हुआ ऑफिस में जो हमारी इनाया इतनी खुश है? अम्मी, अब्बू, आप दोनों यकीन नहीं करेंगे। हमारी कंपनी भारत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसकी मीटिंग भारत में होने वाली है। और आप दोनों जानते हैं, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चुना गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसका मतलब आपको भारत जाना होगा, हम सबसे इतनी दूर। अम्मी, अब आप इमोशनल मत होइए। हमें अपनी कंपनी की तरफ से जाना ही होगा। हाँ आलिया, ये हमारी बेटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसे इस काम के लिए चुना गया है। तुम्हें तो उसकी उड़ान को देखना चाहिए, ना कि अपनी ममता की दीवार में उसे कैद करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं अनवर, हम अपनी बेटी को उड़ान भरने से नहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच अम्मी। अम्मी, आपको पता है हमें जब से ये न्यूज मिली है हम कितने खुश हैं। हमें लगता है कि भारत से हमारा कोई ना कोई वास्ता जरूर है। अनवर और आलिया की रजामंदी से इनाया कुछ ही दिनों बाद भारत के लिए रवाना हो गई। भारत पहुंचकर उसने मीटिंग अटेंड की। मिस इनाया, आपकी कंपनी का एजेंडा काबिल तारीफ है। हमें आपकी कंपनी का प्रपोजल मंजूर है। हमें यकीन था कि आपको हमारी कंपनी का प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगेगा। मिस इनाया, मीटिंग तो हो गई, अगर आप चाहें तो मुंबई घूम सकती हैं। जी जरूर, हम मुंबई को करीब से जरूर देखना चाहेंगे, मगर हमें यहाँ के रास्ते नहीं पता। अरे इसकी फिक्र आप क्यों कर रही हैं? आप हमारी कंपनी की कार में जहाँ चाहें घूम सकती हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या जरूरत, ये तो हमारा फर्ज है। आइए। इनाया मैनेजर के साथ कंपनी के बाहर आ गई। बाहर एक कार खड़ी थी। मिस इनाया, आइए, कार में बैठिए। इनाया को आगे की सीट पर बैठाकर मैनेजर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अरे सर, आप कार चलाएंगे? मिस इनाया, आप हमारी मेहमान हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में आपको जरा भी परेशानी हो। मगर आप आराम से इस सफर का लुत्फ उठाइए। आपकी खिदमत में बंदा यहाँ हाजिर है।
मैनेजर की बात सुनकर इनाया मुस्कुरा दी। दोनों देर रात तक मुंबई घूमते रहे। इनाया मैनेजर के साथ जुहू बीच पर बैठी ही थी कि बीच की थोड़ी दूरी से किसी भारी भरकम सामान के गिरने की आवाज आई। इतनी जोरदार आवाज से इनाया को उसी बम ब्लास्ट की याद आई। इसके साथ ही अतीत की कई यादें उसके दिमाग में चोट करने लगी। मिस इनाया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मम्मा, पापा, बम ब्लास्ट। अरे, ये तो बेहोश हो गई। मुझे इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैनेजर इनाया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इनाया का इलाज किया। क्या हुआ डॉक्टर? ये ठीक तो है ना? सर आप घबराइए मत, इनाया जी बिल्कुल ठीक है। दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से उन्हें चक्कर आ गए थे। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक उठ जाएंगी। इनाया पूरी रात बेहोश रही। सुबह इनाया की आंखें खुली। उठ गई आप? हम यहाँ कैसे? आप कल अचानक बेहोश हो गई थी। मैं आपको हॉस्पिटल ले आया। आप आराम कीजिए। आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है, शाम को आपसे मिलता हूँ। ड्राइवर आपको आपके होटल तक छोड़ देगा। इतना कहकर मैनेजर चला गया। इनाया अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर अपने होटल के लिए निकल गई। कार में बैठे बैठे इनाया को फिर से अपने माता पिता की झलक दिखने लगी। ये क्या हो रहा है? हमें चेहरे क्यों दिख रहे हैं? हम तो इस शहर में कभी आए ही नहीं। तो फिर ये शहर, ये रास्ते, ये सब जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? क्या हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो कुछ याद ही नहीं। आप ठीक तो है मैडम? हाँ हम ठीक हैं। ये कौन सी जगह है? कहाँ आ गए हैं? मैडम ये अंधेरी है। अब ये कार रोक दीजिए, हमें यहीं उतार दीजिए प्लीज। मगर मैडम आपका होटल यहाँ नहीं है। हमें यहाँ थोड़ा सा काम है, हमें आप यहीं छोड़ दीजिए। हम अपना काम पूरा करके होटल चले जाएंगे। मैडम मुझे साहब ने आपको सुरक्षित होटल पहुँचाने के लिए कहा है। हम आपके साहब से बात कर लेंगे, आप यहीं छोड़ दीजिए हमें। ठीक है मैडम। इनाया कार से उतरकर अनजाने में ही अपने बंगले की तरफ बढ़ रही थी। हमें ये सभी रास्ते, ये सभी जगह जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? उसके कदम उसे खुद ब खुद उसके घर तक ले आए। ये घर भी हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह, याद आया, ये घर तो हमने अपने सपने में देखा था, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते थे। गेट खुला था। वह बिना समय गवाए लोहे के गेट को धक्का देकर अंदर घुस गई। हमारा सिर इतना क्यों फट रहा है? चाहे जो हो जाए, हमें ये पता लगाना होगा कि हमारा इस घर से क्या वास्ता है। वह बगीचे से होती हुई बंगले के दरवाजे के पास बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंची, उसे अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने सपने, उनका बलिदान सब कुछ याद आने लगा। घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मानो वह जानती थी कि चाबी कहाँ रखी होती है। उसने नेम प्लेट की तरफ देखा। एसपी शिव सक्सेना, डीएम अवनी सक्सेना। उसने नेम प्लेट की तख्ती को हटाया। तख्ती
हटाते ही एक बॉक्स दरवाजे की दरारों से छिपकर बाहर झांक रहा था। उसने बॉक्स खोला और चाबी बाहर निकाली। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। धूल के बवंडर के साथ साथ कई यादें उसके जहन में आकर टकरा गईं। बचपन से लेकर 8 वर्ष तक की अपनी सभी यादों को उसने घर के हर कोने में महसूस किया। वह अपने माता पिता के कमरे में गई। वह हर एक चीज को छू छू कर अपने माता पिता को याद कर रो रही थी। सभी चीजों को देखते देखते उसकी नजर मेज पर रखी एक पुरानी एल्बम पर गई। उसने एल्बम को उठाया। उस पर जमी धूल की परत को अपने हाथों से साफ करते हुए उसकी आंसू की बूंद एल्बम पर टपकने लगी। वह भीगी पलकों से तस्वीरों को देखने लगी। हर एक तस्वीर उसकी यादों को ताजा कर रही थी। एल्बम खत्म होते होते उसे सब कुछ याद आ चुका था कि कैसे वह आतंकवादियों के डेरे में पहुंच गई थी और उसे ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता उसी फैक्ट्री पर आए थे और अपनी जान को गंवा बैठे थे। रोली बेटा, निशाना लगाने के लिए निशाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। जी पापा। शिव, बस भी कीजिए ना आप। आपके अभी से हमारी बेटी को निशानेबाज बना देंगे। इसका मतलब ये हमारा घर है और जिन पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी को हम सपने में देखते थे वो हमारे असली मम्मा पापा हैं जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम कैसे अपने मम्मा पापा को भूल सकते हैं? कैसे कैसे कैसे? हेलो बेटा, कैसी हैं आप? और आप यहाँ वापस कब आ रही हैं? फोन की एक तरफ से आलिया इनाया से लगातार सवाल किए जा रही थी, मगर इनाया कुछ जवाब देने की परिस्थिति में नहीं थी। बिना इनाया के कुछ कहे आलिया भांप चुकी थी कि वह रो रही है। क्या हुआ बेटा? आप रो रही हैं? अम्मी, हमें सब पता चल चुका है कि हमें वो भयानक सपने क्यों आते थे। हम अपने बारे में सब जान चुके हैं। क्या? ऐसा क्या पता चला आपको? बताइए हमें। आलिया ने पूछा तो इनाया ने उसे सारी बात बताई। बेटा, जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस गम से उबर सके। बस आप प्लीज जल्द से जल्द वापस आ जाइए, प्लीज। नहीं अम्मी, अब हम वापस नहीं आ सकते। ये क्या कह रही हैं आप इनाया? क्यों नहीं आएंगे आप वापस? आपको वापस आना होगा। सुन लीजिए, आपको वापस आना होगा। अम्मी, भारत हमारा घर है। हमारे मम्मा पापा ने भी अपनी देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब ये हमारा भी फर्ज है कि हम अपने देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दें। हम यहीं रहकर अपने देश की सुरक्षा करेंगे। इनाया की आवाज में उसका देश प्रेम और अपने माता पिता का बलिदान साफ झलक रहा था। आलिया उसकी बातों से डर गई थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रही है। उसने इनाया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं मानी। बेटा, ऐसा मत बोलिए। आपके अम्मी अब्बू आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। प्लीज वापस आ जाइए।
पर समझाइएगा हमारी बेटी को। बेटा, अपनी अम्मी की बात मान लीजिए और वापस आ जाइए यहाँ। अम्मी, अब्बू, आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ किया, हम चाहकर भी उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। हम आप दोनों से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात समझेंगे। अगर भूले से भी कभी हमने आपका दिल दुखाया हो तो उसे हमारी नादानी समझकर हमें माफ कर दीजिएगा और भूल जाइएगा हमें। मम्मा पापा, हमें माफ कीजिएगा कि हम आपको, आपके बलिदान को भूल गए, मगर अब हमें सब याद आ गया है। हम ये प्रण लेते हैं कि हम आपकी ही तरह इस देश की बेटी होने का फर्ज निभाएंगे और अपना पूरा जीवन इस देश की सुरक्षा में लगाएंगे। हम उन आतंकवादियों से आपकी शहादत का बदला जरूर लेंगे। प्रण लेकर इनाया बंगले से जैसे ही बाहर निकली तो वह एक लड़की से टकरा गई। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की पक्की सहेली माही थी। तुम कौन हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पर क्या कर रही थी? तुम चोर हो ना? तुम यहीं रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अगर मेरी फ्रेंड यहाँ होती तो वो तुम्हें खुद पकड़ लेती। बहुत बड़ी वाली जासूस थी वो, मगर चली गई मुझे छोड़कर। तुम वो सब छोड़ो, मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भेजती हूँ। अरे रुक जाओ, मत बुलाओ पुलिस को। हम चोर नहीं हैं। अच्छा, तुम चोर नहीं हो तो कौन हो? क्यों मेरी फ्रेंड के घर के अंदर गई? बोलो। बताते हैं, सब बताते हैं। पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम माही है? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलकर इनाया बिना कुछ कहे खुशी से उसके गले लग गई। अरे अजीब हो तुम, बिना नाम पता बताए सीधा गले ही पड़ गई। अब तुम अपना स्पीकर ऑफ करोगी तभी तो हम कुछ बताएंगे ना। तुमने मुझे स्पीकर कहा? देखो, मुझे स्पीकर सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड कहती थी और वो, और हम तुम्हारी वही बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो और उसके मम्मी पापा तो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। हाँ माही, उस बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे मम्मा पापा मारे गए और हम बच गए। इनाया ने माही को सारी बात बताई। माही, हम अपने मम्मा पापा की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। अपने देश की सुरक्षा में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तुम्हें तुम्हारे मकसद में जरूर सफलता मिलेगी। उसने खूब खोजबीन की तथा अपनी कड़ी मेहनत के बाद वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल हो गई। आतंकवादियों से अपने देश को बचाने के लिए पहले उसे खुद को तैयार करना जरूरी था। कुछ ही समय बाद उसका प्रशिक्षण शुरू हो गया। आज उसके प्रशिक्षण का पहला दिन था। सभी चुने गए अभ्यर्थी एक कतार में खड़े थे। प्रशिक्षक सबसे एक सवाल पूछ रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? सबसे सवाल पूछते पूछते प्रशिक्षक इनाया के पास आया और उससे भी यही सवाल किया। May I know why did you came it here? इस देश की हवा हमें अपने पिता का और जमीन अपनी माँ का एहसास कराती है। हम अपने माता पिता को कुछ नहीं होने दे सकते, इसलिए हम यहाँ अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को गद्दारों से बचाने के लिए खुद को काबिल बनाने आए हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, आपने अपने इस कोमल हाथों में कभी हथियार पकड़े? नहीं, मगर यदि एक स्त्री अनबुना बनकर अपनों का पेट भर सकती है तो दुर्गा बनकर अपनों की सुरक्षा के लिए हथियार भी उठा सकती है। मैंने सुना है कि आप प्रोसिक्यूशन का रैकेट रन करने वाले किसी गैंग के हाथ लग गई थी। If you can't protect yourself, then how will you serve the whole country? अब जाओ, पहले
पहले खुद की सुरक्षा करना सीखो, पहले खुद की रक्षा करना सीखो। लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और फिर बात करेंगे। अपने दामन को लुटने का दर्द हमने करीब से महसूस किया है, तो भला कैसे अपने भारत माँ के दामन को हम लुटने दे सकते हैं। हाँ, हम खुद को नहीं बचा पाए क्योंकि बच्चे थे तब हम। बलात्कार क्या होता है नहीं जानते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें अपने देश से प्यार करना सिखाया था और उन्हीं की दी गई सीख से अपने देश को बचाने के लिए आतंकवादियों के अड्डे तक पहुंच गए थे हम, ताकि उनके मिशन को नाकामयाब कर सके। अगर आप हमारे बारे में सब जानते हैं तो ये कैसे नहीं जानते कि 15 साल पहले होने वाले आतंकी हमले में हमारे माता पिता ने अपने देश और अपनी बेटी के बीच अपने देश को चुना और सभी आतंकी हमले को नाकामयाब कर दिया। उन्हीं जाबाज डीएम अवनी सक्सेना और एसपी शिव सक्सेना की बेटी हैं हम। उन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ता है, जिसके लिए अपने देश से ऊपर कुछ भी नहीं, हम खुद भी नहीं। इनाया की बात सुन प्रशिक्षक को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और इनाया के सिर पर तान दी, मगर वह बिना डरे उनकी आंखों से आंखें मिलाए खड़ी रही। इतने में प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण के लिए लाए गए निशाने पर निशाना लगाकर गोली चला दी। गोली की आवाज से इनाया डर गई। उसने अपने कानों को हथेली से ढक लिया। उसके जहन में बम धमाके से हुई अपने माता पिता की मौत की तस्वीरें घूमने लगी। बंदूक से निकली एक गोली की आवाज से आप डर जाती हो। तो हाउ विल यू प्रोटेक्ट द होल कंट्री? जस्ट लीव, जस्ट गो टू योर होम एंड डू योर वर्क। प्रशिक्षक की बातों से इनाया की भावनाओं को बहुत चोट पहुंची थी। उसने बिना कुछ सोचे प्रशिक्षक के हाथों से पिस्तौल छीनी और एक के बाद एक सारी गोलियां बिना पलक झपकाए निशाने पर चला दी। इनाया की सारी गोलियां बिल्कुल निशाने पर लगी थी। वह परीक्षक की तरफ पलटी। हमारा देश ही हमारा घर है और इसकी सेवा करना ही हमारा काम। हमारे लिए हमारा देश हमारे डर से कहीं ज्यादा ऊपर है। आप भले ही चाहे हमें ट्रेनिंग ना दे, मगर हम खुद सब सीख कर अपने देश को गद्दारों से बचाएंगे। इनाया ने प्रशिक्षक को पिस्तौल वापस की और जाने लगी। इतने में उसके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा तो प्रशिक्षक के साथ साथ सभी लोग उसके हौसले के लिए तालियां बजा रहे थे। उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया था। उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे आतंकवादियों के मिशन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया। वह भी पूरी मेहनत से आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। उसने अपने समूह के साथ मिलकर कई तरह की आतंकवादी सूचनाओं को एकत्रित किया और उनके मिशन को नाकामयाब किया। एक दिन उसके समूह को सूचना मिली कि पंजाब पाक सीमा पर आतंकवादियों ने कुछ खुफिया रास्ते बनाए हैं, जहां से हथियारों को भारत के अंदर लाया जाता है। वह कुछ दिनों तक पंजाब के स्थानीय नागरिक की तरह रहकर खुफिया गतिविधियों पर नजर रखने लगी, परंतु बदकिस्मती से आतंकवादियों को उसके बारे में पता चल गया और वह इनाया पर हमला कर उसे अपने साथ पाकिस्तान ले आए। वहां उसे बहुत यातनाएं दी गई। बता, रोके और कितने लोग हम पर नजर रखे हुए हैं? तुम लोगों का अगला क्या कदम है? क्या करने वाले हो तुम? कहाँ कहाँ पहुँचे तुम्हारे लोग? बता। तुम लोग चाहे हमारा जो हर्ष करो, हम तुम लोग को कुछ नहीं बताने वाले। 15 साल पहले इन दोनों पति पत्नी की वजह से हमारा मिशन फेल हुआ था। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार जो भी हमारे मिशन के बीच में आएगा ना, उनका वही अशीर होगा जो उन दो पति पत्नी का हुआ है। कबीर के मुंह से अपने माता पिता का जिक्र सुन इनाया की आंखों में गुस्सा तैरने लगा। वह गुस्से से कबीर और विक्रम को देखने लगी। ऐसे क्या घूर रही है? तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, तू यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगी, समझी? तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, अपने मिशन को कभी कामयाब नहीं कर पाओगे। जिस तरह 15 साल पहले हमारे मम्मी पापा ने तुम्हारे मिशन को फेल किया था, उसी तरह इस बार हम तुम्हारे मिशन को फेल करेंगे। अच्छा, तो उस पुलिस वाले की बेटी है। तभी ना सोचूं कि तेरे अंदर इतनी अकड़ आई कैसे। भूल गई
कैसे मैंने तेरे माँ और बाप को बॉम्ब से उड़ा दिया था, चीथड़े चीथड़े कर दिए थे उनके। तू भूल गई उनकी मौत? हाँ नहीं, कुछ नहीं भूले हम, हमें सब याद है और पुराना हिसाब करने ही हम यहाँ वापस आए हैं। भाई बहुत हिम्मत बढ़ गई है इस लड़की की। शायद ये भूल गई है कि हमने इसका क्या हश्र किया था। आप हमारे मिशन पर ध्यान दीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। सुन बे, अच्छे से खातिरदारी कर इसकी और सारी जानकारी बाहर निकाल। और सुन, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहता। गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचनी चाहिए। इनाया पर भारत की खुफिया जानकारी आतंकवादियों को बताने के लिए खूब दबाव बनाया गया, परंतु इनाया ने उनकी एक बात नहीं मानी। उसे कई यातनाएं दी गईं, मगर हर दी गई यातनाओं से वह और मजबूत होती रही। वह स्वयं उनकी कैद में रहकर उनकी मशीनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करती रही। उसने आतंकवादियों के चुंगल से बचने के लिए काफी कोशिशें की। कई महीनों बाद उसकी ये कोशिश रंग लाई। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर में जैसलमेर की सीमा शुरू होती है। हमारे बनाए गए खुफिया रास्तों से होकर हमारे आदमियों तक हमारा माल पहुँचा दो। इसका मतलब जैसलमेर यहाँ से पास ही है। हमारा काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ से भागने की तैयारी करनी चाहिए। काफी कोशिशों के बाद इनाया सभी आतंकवादियों से बचकर भागने में सफल हो गई। अरे वो लड़की भाग गई है, पकड़ो उसे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सभी आतंकवादी इनाया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। इनाया पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत में कदम रखने ही वाली थी कि उसने देखा उसके पीछे आतंकवादी उस पर गोलियां चला रहे हैं। वो रही वो लड़की, पकड़ो उसे, सीमा पार न जा पाए। इनाया आतंकवादियों की गोलियों से बचने की कोशिश करते हुए पूरी ताकत से भाग रही थी। वह भारत पाक सीमा से कुछ ही दूरी पर थी कि आतंकवादियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हमें कुछ भी करके ये पेपर अपने देश के रक्षकों तक पहुंचानी होगी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे माँ बाप ने कम से कम बहादुरी से तो मेरा सामना किया। तू भगौड़ी है, भगौड़ी। देख कैसे मुझे छिपा के भाग रही है। तूने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तू अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकती, देश की सुरक्षा क्या करेगी? कबीर की बात सुन इनाया की आंखों में खून उतर आया। उसकी आंखों में 15 साल पहले फैक्ट्री में हुए बम धमाके में अपने माता पिता की शहादत का दृश्य घूमने लगा। क्यों? माँ बाप की याद आ रही है? ऊपर जाके मिल लेना उनसे। कबीर की बात पर सभी आतंकवादी इनाया पर बंदूक ताने हंसने लगे। इससे पहले कि गोली इनाया को लगती, वह पलक झपकते ही एक आतंकवादी पर झपटी और तुरंत अपने कपड़े में छुपाए गए चाकू को निकालकर उसका गला काट दिया। वह आतंकवादी छटपटाते हुए मर गया। कबीर और विक्रम सहित सभी आतंकवादी इनाया पर गोली चलाने लगे। भारतीय सैनिक सीमा पर यह दृश्य देख रहे थे। ये बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है? ये लोग किस पर हमला कर रहे हैं? कमांडर, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। ये रॉकी एजेंट मीन्स रोली सक्सेना है, जिन्हें आतंकवादियों के मिशन का पता लगाने के लिए पंजाब भेजा गया था। शायद ये लोग वही आतंकवादी है। हमें इनकी मदद करनी होगी, चलो। कमांडर के आदेश पर भारतीय सैनिक आतंकवादियों पर फायरिंग करने लगे। इनाया भी उसी मरे हुए आतंकवादी के शरीर को ढाल बनाकर उसी की बंदूक से आतंकवादियों को जवाब देने लगी। कुछ ही मिनटों में कबीर को छोड़कर सारे आतंकवादी मारे गए। इनाया को भी कई गोलियां लगी थी, मगर उसके प्रण ने उसे हिम्मत हारने नहीं दी थी। कबीर की बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। इनाया ने मरे पड़े एक आतंकवादी की बंदूक उठाई और गुस्से से कबीर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में धमाके में हुए शिव और अवनी की मौत की तस्वीरें तैरने लगीं। उसने कबीर पर बंदूक तानी। खुद पर बंदूक तना देख कबीर बचकर भागने की कोशिश करने लगा,
मगर इससे पहले कि वह भाग पाता, इनाया ने बंदूक की सारी गोलियां उस पर उतार दी। मम्मा पापा, हमने आपकी शहादत का बदला ले लिया। हमने अपना प्रण पूरा किया। इनाया ने अपने आंसू पोंछे और भारतीय सीमा की तरफ बढ़ गई। सीमा के अंदर लो इन्हें। भारतीय सैनिकों ने इनाया को भारतीय सीमा के अंदर ले लिया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। आप ठीक तो है ना? हम अभी आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। सर, ये लीजिए, इस कागज में आतंकवादियों के खुफिया रास्ते और उनके मिशन की पूरी जानकारी है। आने वाले 26 जनवरी को देश में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर बम ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई है। सर, कुछ भी करके जल्द से जल्द इस मिशन को नाकामयाब करने के लिए कोई कदम उठाइए। कुछ भी करके इस मिशन को नाकामयाब कर दीजिए। आपको अपने देश को बचाना होगा। उसने भारतीय सैनिक को एक कागज दिया जिसमें आतंकवादियों द्वारा बनाए खुफिया रास्तों की जानकारी थी। इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल भिजवाओ। यस सर। इनाया की हालत बहुत गंभीर थी। उसे जल्द से जल्द जैसलमेर में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमांडर ने इनाया द्वारा दी गई जानकारी को रॉक के साथ मिलकर आतंकवादियों के मिशन को नाकामयाब करने की कोशिश की। देश के जवानों ने देश के कई इलाकों से जिंदा कारतूस, बम, कई हथियार बरामद कर 26 जनवरी में होने वाले आतंकवादियों के हमले को रोककर आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। 26 जनवरी को होने वाले हमले की जानकारी देने वाली रोली सक्सेना अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में है। रोली सक्सेना ने आतंकवादियों के बीच में रहकर उनके मिशन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की थी, जिस कारण उन्हें आतंकवादियों के हमले का शिकार होना पड़ा। डॉक्टर के मुताबिक उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। इनाया की खबर सुन आलिया और अनवर पहली फ्लाइट से ही उसके पास जैसलमेर आ गए। आईसीयू में इनाया अपनी उखड़ती सांसें और नम आंखें लिए आलिया और अनवर को अधखुली आंखों से देख रही थी। आलिया तथा अनवर की आंखें भी अपने बच्चे को इस हालत में देखकर बहे जा रही थीं। उन्हें अपना सब कुछ लुटता महसूस हो रहा था। डॉक्टर, रोली जी अब कैसी है? सर, हमें माफ कर दीजिए। उनका खून अधिक बह चुका था, इसीलिए उन्हें बचाना नामुमकिन है। रोली जी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अम्मी, अब माफ कीजिएगा। हम आपके एहसानों का बदला नहीं चुका पाए। आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हमारे मम्मा पापा ने भी इस देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और हमने भी इस देश की बेटी होने का फर्ज निभाया। अब हमारी एक आखिरी इच्छा, प्लीज हमारी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बेटा, आपकी अम्मी अब्बू आपके बगैर जी नहीं पाएंगे। अम्मी अब्बू, हम अपने देश की मिट्टी पर ही अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। प्लीज हमें बॉर्डर पर ले चलिए। इनाया की आखिरी इच्छा सुनकर थल सेना के प्रमुख के आदेश पर उसे जैसलमेर के बॉर्डर पर ले जाया गया और जमीन पर लेटा दिया गया। इनाया ने भारत की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर अपने माथे में तिलक कर लिया और भारत की जमीन पर मुस्कुराते हुए हाथ फहराने लगी। ये देश है मेरा, स्वदेश है मेरा,
जय हिंद। यह कहते हुए इनाया ने आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लीं। जैसलमेर के बॉर्डर पे ही सम्मानपूर्वक तिरंगे के साथ इनाया का अंतिम संस्कार किया गया। अनवर ने हिंदू रीति रिवाज के तहत इनाया को मुखाग्नि दी। उसकी अंतिम विदाई में 21 तोपों की सलामी दी गई। हमें बड़े ही दुख के साथ आप सबको सूचित करना पड़ रहा है कि रोली सक्सेना आतंकवादियों के मंसूबों को नाकामयाब कर हमारे देश को बचाते हुए रणभूमि में शहीद हो गई। यह देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। 26 जनवरी को इंडिया गेट के मंच पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना एक कतार में खड़े थे। देश के वीर शहीदों को याद कर सभी की आंखें भीगी और चेहरे पर गौरव झलक रहा था। हमारी भारत माँ की जमीन से कई महान लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी सरजमी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनमें से एक थे स्वर्गीय एसपी शिव सक्सेना तथा स्वर्गीय डीएम अवनी सक्सेना, जिन्होंने 15 साल पहले हुए आतंकी हमले से अपने देश को बचाने के लिए अपनी खुद की जान के साथ साथ अपनी बच्ची की जान का भी बलिदान कर दिया तथा उनकी सुपुत्री हमारे देश की बेटी सुश्री स्वर्गीय रोली सक्सेना ने आतंकियों के मिशन को नाकामयाब करते हुए रणभूमि में अपने प्राणों त्याग दिए। स्वर्गीय रोली सक्सेना को भारतीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रोली सक्सेना के इस बलिदान को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। जय हिंद। मासी, मैं भी रोली आंटी की तरह अपने देश की सुरक्षा करूंगी। बिल्कुल बेटा, जरूर करना। मैं आज से आप प्रण लेती हूँ कि अपने देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व निछावर करूंगी। आज से मेरी हर सांस मेरे देश के नाम होगी। जय हिंद। जय हिंद। इस ऑडियो फिल्म को बनाने के लिए कई कलाकारों ने अपना कीमती समय दिया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डायरेक्टर एडवोकेट रक्षा रूही, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आकीब, एडिटिंग डायरेक्टर मोहम्मद आकीब, स्क्रिप्ट राइटर एडवोकेट रक्षा रूही, एडिटर 1 एडवोकेट रक्षा रूही, एडिटर 2 मोहम्मद आकीब, एडिटर 3 सुमित महतो, एडिटर 4 करण कुमार गुप्ता, एडिटर 5 मोहम्मद ख्वाजा खान। म्यूजिक यूट्यूब एंड गूगल। वीडियो एडिटर सीमंत बंसोद। नरेशन ऋषिता गुप्ता आरजी। शिव अनुराग पासवान। रोली रक्षा डोंगरे। अवनी शहजबीन खान। इनाया एडवोकेट रक्षा रूही। अनवर आरिफ खान। आल्या निशिता सोलंकी। विक्रम महेश जैन विजय। कबीर उदय भंडारी। अनाउंसर सीमंत बंसोद। चाइल्ड महेशा खान। माही एल्डर सिमरन सुपावल। माही यंग काजल राठौर। अननोन कॉलर मोहम्मद आकीब। न्यूज एंकर दीपक गुप्ता। मैनेजर रहमतुल्ला। ड्राइवर मोहम्मद इरफान। डॉक्टर रोशनी प्रजापति। कोच उदय भंडारी। कमांडर सीमंत बंसोद। सोल्जर कमलेश सक्सेना। अनजान व्यक्ति
मानिक वाकरी। सभी देश प्रेमियों के जज्बे को हम दिल से सलाम करते हैं। हमारी ये ऑडियो फिल्म देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप इसी तरह अपना साथ और प्रेम बनाए रखें। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो प्लीज़ इस फिल्म को अपना प्यार देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी प्रस्तुति और लाते रहें।